हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी फैकल्टी सागर राठौर और इस प्लेटफॉर्म पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको लास्ट सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। जैसा कि बहुत सारे लोगों का फीडबैक्स था कि सर जल्दी से लेक्चर 1 को भेजा जाए। सो इस तरह से हम लोग लेक्चर 1 को लेके आ रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 को। सो इसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे जो चैप्टर 1 है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसका जो पहला टॉपिक है और साथ ही साथ जितना पॉसिबल है उसको हम लोग ख़त्म करेंगे और ट्राई करेंगे कि हर एक लेक्चर को हम लोग 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था सर कि चूँकि हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। सो अगर इस तरह से अगर हम लोग 1 घंटा या फिर उससे ज़्यादा का अगर हुआ वीडियोस तो हमारे पास नेट ख़त्म हो जाता है। तो ये भी सारी परेशानियाँ हैं। सो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग हर एक सेशन को ट्राई यही करेंगे कि हम लोग 30-35 मिनट्स में ही खत्म करें। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जो लोग आए हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन सभी का भी स्वागत है। ओके, हर एक लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, सो गाइस, अभी हम बात करेंगे आज के हमारे जो चैप्टर हैं, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में, और उससे रिलेटेड एक चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कि क्या होती है। सो इन सारी चीज़ों को देख रहे होंगे और हम लोग जैसा कि बता चुके हैं कि ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारे पास बहुत ही अच्छा डिजिटली इक्विप्ड हमारा स्क्रीन्स है, जिसके थ्रू हमारा बोर्ड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड है, जिसके थ्रू हम बहुत एक चीज़ों को विजुअलाइज करा पाएंगे, 3D में विजुअलाइजेशन करा पाएंगे, जिससे हर एक चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर एक लोग हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली देख पाए, कर पाए, क्योंकि बहुत एक कुछ लोग होंगे जो कि प्रैक्टिकली किए होंगे कुछ एक चीज़ों को, ठीक है, बट हर एक लोग कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी अच्छी तरह से डिजिटलाइज कराने का कोशिश किया है और इससे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे और होप सो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी लास्ट के कुछ क्लासेस में हमें थोड़ा हल्की फुल्की टेक्निकल इश्यूज हुई थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथली हम लोग मूव कर रहे हैं। सो इस तरह से हम इस जो पहला जो हमारा लेक्चर 1 है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि लाइफ स्पेन क्या होता है और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि लाइफ स्पेन बोलते किसे हैं और लाइफ स्पेन का जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वो क्या होता है और क्या एक फैक्टर्स है जो कि लाइफ स्पेन को या तो घटा रहा है या तो बढ़ा रहा है। सो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज सीखेंगे। सो इस तरह से हम देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में जो एक ग्राफिक्स वगैरह चल रहा है उसको काफ़ी अच्छे तरह से आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए और हर एक चीज़ों को आपसे हम इंटरेक्ट कराएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर स्पोरुलेशन की बात करें, ठीक है, तो स्पोरुलेशन बहुत एक लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं, हम जितना बताए हैं उतना सोच सकते हैं, लेकिन उस चीज़ों को प्रैक्टिकली अगर देख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ होता है क्या कि 20 टाइम्स मोर क्या होता है, मेमोरी पे मैप हो जाता है, जल्दी याद हो जाता है कंपेयर टू कोई चीज़ कहा जाए। कहने वाला चीज़ हो सकता है आप जल्दी भूल जाओ, लेकिन कोई चीज़ कहने के साथ साथ अगर देखो कि हाँ प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ऐसे ये वर्क करता है, इसका फंक्शनैलिटीज ये है, इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका कंपोजिशन ये है, तो शायद हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ों को भूलो नहीं। सो आप देख रहे हो यहाँ पे, और हर एक चीज़ों को जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर्स के अंदर, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहला चैप्टर में ही हमें बेसिकली हमें एम्फसाइज करना है और सीखना है। सो इस तरह से हम हर एक चीज़ों को आपको इंटरेक्ट कराएंगे और दिखाएंगे कि बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आप यहीं पे खुद को यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या है ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक बॉडी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट करके बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जा रहा है और हर एक पार्ट्स क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। सो इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझाएंगे और एक एक करके जैसे जैसे कोई एक आएगा आपका टॉपिक्स, जैसे कि अगर बात करें हम बाइनरी फिजन का, बाइनरी फिजन में हम आपको ग्राफिकली बताएंगे, दिखाएंगे 3D के तौर पे कि ये बेसिकली कैसे वर्क करता है, और साथ ही साथ और भी जितने इसके टाइप्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग बताएंगे। सो होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा
और हाँ, बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं सर बहुत ही अच्छा लग भी रहा है। सो ऑब्वियस है बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कोई भी एक चीज़ों को क्या है वीडियो के थ्रू या फिर मोशन वे में प्रैक्टिकली आप देखो, समझ पाओ, है ना। सो इस चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। हाँ, जैसे कि ये हमारा रीजनरेशन है, ठीक है, क्या कर रहा है, एक से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। सो इस तरह से हम लोग सारी एक चीज़ों को सीखेंगे और जानेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो इस तरह से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आइए हम लोग चलते हैं हमारे आज के लेक्चर 1 में। हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है उस चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या करनी है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर 1 है इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, लाइफ स्पैन पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सो इस चीज़ों को हम समझ गए हैं। सो आइए हम बात करते हैं इसके पहले टॉपिक की, जो कि है हमारा लाइफ स्पैन। नाम सुन के आप सभी को कैसा फील हो रहा है? लाइफ एंड स्पैन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला होता है लाइफ, सभी को पता है कि लाइफ क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी पता है सबको कि स्पैन क्या होता है। अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। स्पैन मतलब होता है व्यतीत करना, बिताना, मतलब जीवन। ये वो लाइफ हो गया मतलब क्या, जीवन, और स्पैन मतलब क्या होता है, बिताना। कितना लाइफ को, कितना जीवन को ये व्यतीत किया, कितना जीवन को बिताया। सो इस चीजों के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी एक अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसके डेथ को भी पता करना होगा कि कब वो बेसिकली उसका डेथ हुआ, मतलब कब वो बेसिकली वो मरा, और साथ ही साथ वो कैसे मरा। अगर नेचुरली मरता है तब तो ठीक है, ये लाइफ स्पैन होगा, बट अगर एक्सीडेंटली मरता है तो इसको लाइफ स्पैन कतई नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ये कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म हुआ, इस चीजों को जैसे समझते हैं कि जैसे कोई भी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर 2000 में, ठीक है, इसका बर्थ हुआ, ठीक है, और इसका जो डेथ हुआ इसी ऑर्गेनिज्म का, ये ऑर्गेनिज्म बेचारा मर गया कब, 2020 में। सो अगर इसके लाइफ स्पैन को हम निकालें तो लाइफ स्पैन के बारे में कह सकते हैं कि इसका जो लाइफ स्पैन है कितना हुआ, 20 ईयर का हुआ, ठीक है, 20 ईयर इसका लाइफ स्पैन हुआ। और साथ ही साथ अगर पूरे एक ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हमें लाइफ स्पैन निकालना है तो सभी को क्या है, सभी को जोड़ के और टोटल पॉपुलेशन जितना ऑर्गेनिज्म का नंबर से उसे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज हमको क्या होता है, लाइफ स्पैन मिल जाता है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लाइफ स्पैन को डिफाइन करते हैं कि फ्रॉम बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। क्लियर है? मतलब ये कि आप जब जन्म लिए और जब मरे नेचुरली, इन दोनों के पीरियड को, इसके बीच जितना भी इवेंट्स आएगा उन सभी इवेंट्स को क्या करते हैं, ये लाइफ स्पैन का इवेंट्स ही बोलते हैं, और इसको हम लोग लाइफ स्पैन ही बोलते हैं, ठीक है। और लाइफ स्पैन जो होता है बेसिकली ये वेरीज कर सकता है, और ये वेरीज इतना कर सकता है कि लाइफ स्पैन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का 1 दिन से लेके बहुत साल तक हो सकता है। इसमें एक जो दिन होता है उसमें क्या होता है, मे फ्लाई होता है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। सो इनका जो लाइफ स्पैन होता है 1 दिन का होता है। और सेवरल ईयर्स की बात करें तो हमारे दिमाग में बहुत सारा आता है, जैसे प्लांट्स की बात करें, सो है ना। सो अगर बनियन ट्री की बात करें, ठीक है, बरगद का पेड़ की बात करें, बहुत लंबा 1500 साल 3000 साल तक जिंदा रहता है। वैसे ही पीपल की पेड़ की बात करें, वो लोग भी 1000 ईयर 1500 ईयर तक जिंदा रहता है। अब उसी में अगर ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, लाइक अगर टॉर्टोइस की बात करें, छोटा सा है ऑर्गेनिज्म, टॉर्टोइस की बात करें तो इनका एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 कुछ एक का 140 तक होता है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम बात करें कुछ एक ऑर्गेनिज्म का, लाइक कि अगर हमारे साथ जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें कितना है, 65-70 ईयर। ये भी थोड़ा कॉन्टिनेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सा, जैसे जापानीज लोगों का थोड़ा लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंडियंस। सो ये बहुत सारा फैक्टर्स हैं। तो इस तरह से इसको हम कुछ डिफाइन करते हैं कि लाइफ स्पैन वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। इट मे बी और इट कुड बी फ्रॉम 1 डे टू सेवरल ईयर्स। सो इस चीज़ों को हम लोग कुछ इसी तरह से हम लोग बताए हैं।
ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, डिफरेंशिएट करते रहता है, और साथ ही साथ फ्रॉम 1 डे टू सेवरल ईयर्स तक हो सकता है। सो जिसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोगों ने बताया कि मे फ्लाई है, ठीक है, मे फ्लाई 1 डे होता है, और साथ ही साथ बहुत सारा प्लांट्स है। हाँ, अब बात करते हैं हम इसके अगले टॉपिक की। तो हम ये कह रहे हैं लाइफ स्पेन में कि लाइफ स्पेन जो होता है सेम टाइप का अगर फिजियोलॉजी है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसा नहीं है कि उन दोनों का लाइफ स्पेन एक जैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो हम जैसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले, तो जैसे कौवा है, क्रो, और तोता है, पैरोट की बात करें, दोनों का ऑलमोस्ट जो फिजियोलॉजी है दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही बर्ड्स हैं, दोनों ही उड़ते हैं, ठीक है, लेकिन इनके बीच वास्ट डिफरेंस है लाइफ स्पेन में। जैसे कि कौवा का अगर लाइफ स्पेन देखें, क्रो का देखें, वो मैक्सिमम 14-15 ईयर होता है, बट वही अगर बात करें हम पैरोट की तो 120 ईयर तक होता है, किसी किसी का 140 ईयर तक भी होता है। सो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में बहुत एक सारे एलिफेंट्स को, क्रोकोडाइल्स वगैरह का, बनियान ट्री, बनाना वगैरह बहुत सारे लोगों का दिया हुआ है, और ये जो लाइफ स्पैन है बहुत सारे बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। सो इसमें 2-4 एक चीज़ों को याद रखना है, ठीक है, जिसको इंपॉर्टेंट होगा हम लोग बता भी देंगे, आप लोग देखिएगा एनसीईआरटी बुक्स से, ठीक है, और समझिएगा। अगर कोई एक तरह का कंफ्यूजन हो तो फिर हम यहाँ पे आप लोगों के लिए है ही, है ना। सो इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ फिजियोलॉजी डजंट इंश्योर दैट ऑर्गेनिज्म हैव सेम लाइफ स्पैन, है ना। सो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट लाइफ स्पैन। सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं, है कि नहीं। अब साथ ही साथ, अब ये तो हो ही गया, साथ में हम ये भी बात करते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो क्या करता है, ना तो साइज पे डिपेंड कर सकता है, ना कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। अब कहोगे सर साइज पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ सोचोगे कि साइज कंसर्न टू क्या, कॉम्प्लेक्सिटी कंसर्न टू क्या, मतलब साइज क्या चीज से रिलेटेड। सो ऑर्गेनिज्म का साइज अगर बात करें, ह्यूमन बीइंग की साइज की बात करें अलग है, टोर्टोइज की बात करें तो अलग है, एलिफेंट की बात करें तो अलग है, वेल की बात करें तो अलग है। सो ये देखो साइज काफी बढ़ रहा है हमारा। अगर टोर्टोइज की बात करें 140 बता चुके हैं अभी आपको, 140-150 ईयर लाइफ स्पैन होता है। वही हम टोर्टोइज से साइज में बड़े हैं, लेकिन हमारा लाइफ स्पैन क्या है, टोर्टोइज से क्या है, ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक। बेसिकली जमीन के ऊपर जो एलिफेंट है सबसे बिगेस्ट एनिमल है, मैमेलियंस। सो बिगेस्ट है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन कितना है, बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है, 60-70 ईयर्स के आसपास है, डिपेंड करता है थोड़ा थोड़ा। सो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो है ना तो साइज पे डिपेंड करता है, ना कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी इन सेंस कि ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब कि अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहा है, मतलब कि अगर एनिमल में ही बात करें तो लोअर लेवल ऑर्गेनिज्म होता है, हायर लेवल ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर हम लोग मूव करते हैं, अगर कोई भी एक तरह का ले लें, अगर बात करें हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स की भी, तो एक्वेटिक एनिमल्स से भी कंपैरिजन करें और इसके सबसे हायरार्की पे जो भी टॉप एनिमल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स है उनका फंक्शनैलिटी, फिजियोलॉजीज, सो ये भी सारे चीज डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे से कॉम्प्लेक्सिटी टॉर्टोइज का कितना ज्यादा है, उनका बड़ी अजीब टाइप से है, हमारा बजी, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन ये क्या है, दोनों के बीच क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है। सो इस तरह से हम समझें इस लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन एक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, सेम नहीं होता है, और साथ ही साथ साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता है। और एक चीज बात करते हैं कि जो लाइफ स्पैन है बेसिकली, अगर हम यूजुअली देखें, आप देखे होंगे अपने गांव वगैरह में कि कोई सा भी एक पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, सुने होंगे कि आपके पापा लोग भी थे तो ये पेड़ था, आपके दादा थे तो ये पेड़ था, उनके दादा थे तो ये पेड़ था, लेकिन आज भी हम भी हैं तो पेड़ है। मतलब कितना जनरेशन देख लो, 3-4 जनरेशन से चला हुआ आ रहा है। सो ये चीज क्या होता है, प्लांट के साथ होता है, और ये चीज यूजुअली हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट का लाइफ स्पैन होता है वो कंपेयर टू एनिमल्स क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। प्लांट का हमेशा ही लाइफ स्पैन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम लोग समझे इन चीजों के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर ये चीज है, चलो ठीक है मान लेते हैं, तो लाइफ स्पैन जो है क्या चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझने की जरूरत है। जो लाइफ स्पैन है क्या चीजों पे डिपेंड करता है, तो हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे
उन्होंने जो कंक्लूजन दिया और बताया कि जो लाइफ स्पैन होता है बेसिकली कुछ एक 5 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, जिसमें क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, जीन होता है। ये नंबरिंग्स वगैरह क्या है, ये क्या है, टाइपो एरर है, ठीक है, ये टाइपो एरर है। सो परेशान आप सभी को नहीं होना है, ठीक है, टाइपो एरर को लेके, ठीक है। इसमें जो ये नंबर होगा हमारा, फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ होगा। सो हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि जो पहला हमारा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा जो लाइफ स्पेन के लिए होता है हमारा जीन, दूसरा जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन, तीसरा जो होता है हमारा हैबिटेट होता है, चौथा सेल डैमेज एक्यूमुलेशन, और जो हमारा पांचवा और लास्ट वाला होता है और रिपेयर ऑफ बॉडी डैमेज होता है। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लाइफ स्पेन को डिटरमाइन कौन सा करता है। तो कहोगे सर जीन कैसे होता है? तो सबसे पहले चीज क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं इससे रिलेटेड हमारे पास जो, हालांकि आपके पिछले क्लासेस में आप जानते होंगे लेकिन इतना भी नहीं जानते होंगे। सो इस चीजों को हम एक्सप्लेन कुछ इस तरह से कहेंगे, जीन के बारे में जान लो, क्योंकि जीन को पढ़ने के लिए हमारे पास एक पूरा एक यूनिट है जिसको जीनेटिक्स एंड एवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। और इसमें जो है हम काफ़ी अच्छे तरीके से जीन को सीखेंगे जीनेटिक्स के अंदर, और काफ़ी ही अच्छे तरीके से हमें विश्वास भी है कि आपको भी मजा आएगा इसमें। सो ये जो जीन है बेसिकली, ये बेसिक कहो तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। क्या है? बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। इसके अंतर क्या होता है, ये एक जनरेशन से ये जो क्या होता है हर एक दूसरे जनरेशन में जाता है, फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ऐसे कंटिन्यू ये जाते रहता है। और यही एक चीज है जो कि बताता है कि आपका पेरेंट्स कैसा था। सो पेरेंट्स कैसा है उसके बेसिस पे क्या होगा कि जो चाइल्ड होंगे समहाउ उसके जैसा होंगे या फिर नहीं भी होंगे, ये चीज डिटरमाइन करता है। ठीक है कि भाई कितना ज्यादा क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, कितना ज्यादा म्यूटेशन हुआ, कितना ज्यादा वेरिएशन हो रहा है। सो ये चीज बात का चीज है, हम लोग सीखेंगे इस चीजों को हम जेनेटिक्स में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं जीन। हाँ, ये जो स्मॉल इंफॉर्मेशन होता है यही क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और क्या होता है अपने पेरेंट्स इंफॉर्मेशन को वो चाइल्ड इंफॉर्मेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। उसी के बेसिस पे बताता है कि कितना कौन जिंदा रहेगा। जैसे कि अब टॉर्टोइज का अगर बच्चा हुआ, ठीक है, तो टॉर्टोइज का बच्चा फिर से वो भी क्या है, उसका भी एवरेज लाइफ स्पेन 140 बरस हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो क्या करता है अपने पेरेंट्स के ही कैरेक्टर को क्या करता है, कॉपी करता है। कुछ इसी तरह से आप देखे होंगे बहुत सारे जगह पे, या फिर बहुत सारा प्लांट्स वगैरह के बारे में देखे होंगे कि जैसा प्लांट था वैसा ही फिर से चाइल्ड प्लांट्स भी हुआ, पेरेंट्स प्लांट की तरह ही हुआ। वैसे ही अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो देखे होंगे कि जो ह्यूमन बीइंग के जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनका चाइल्ड होता है, समहाउ जो होता है पेरेंट्स से क्या होता है, मिलता जुलता होता है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, जीन। इसी जीन के थ्रू क्या होता है, डिटरमाइंड होता है कि आपका लाइफ स्पेन क्या होगा, आपका लाइफ स्पेन कैसे होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम समझे जीन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। यस, रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है, क्या होता है, और देखो समझा देते हैं यहाँ पे ब्रीफली कि जो रिप्रोडक्शन होता है दो टाइप का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो लाइफ स्पेन कुछ और होगा, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उनका लाइफ स्पेन कुछ और होगा। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये दोनों कितना बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है, ये जीन और रिप्रोडक्शन। सो अब हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। सो हैबिटेट भी बहुत ही बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है लाइफ स्पेन के लिए, और इसमें ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये समझता है, या फिर जहां एक इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट का, उस एरिया का, उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट होता है। क्योंकि हर एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ का वाटर का जो नेचर होता है अलग होता है, वहाँ का सैलिनिटी अलग होता है। सो ये भी जो सारा फैक्टर्स है ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन को डिटरमाइन करता है। सो इस तरह से हम लोग समझे कि हैबिटेट कैसे डिटरमाइन करता है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन और हमारा जीन कैसे करता है। अब बात करते हैं सेल डैमेज एक्यूमुलेशन की। सेल डैमेज एक्यूमुलेशन, इसको आपको हिंदी में समझाते हैं। डैमेज एक्यूमुलेशन, डैमेज का मतलब होता है कि आपको कितना ज्यादा नुकसान हुआ, नुकसान का कितना ज्यादा आप
इकट्ठा करते हैं। और कहाँ पे? सेल के अंदर। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे बात करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम एक घर में रहते हैं, तो अपने घर को कोई भी एक लोग गंदा करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता है, लेकिन बावजूद इसके हमारे एक्टिविटीज के चलते, जो हमारा बेसिक एक्टिविटीज है उसके चलते क्या होता है, हमारा सराउंडिंग्स जो है थोड़ा सा गंदा होता है ना, डर्टी होता है कि नहीं। सो उस डर्टीनेस को हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं। अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर कोई बेसिक फंक्शनैलिटीज आपके साथ है, आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हर एक चीजों को जब आप करोगे तो उसका क्या होता है, बाई प्रोडक्ट वेस्टेज भी निकलता है, और उस वेस्टेज को क्या होता है, क्लीन करना जरूरी होता है। अगर उस चीजों को क्लीन नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके सराउंड्स में क्या होगा, बहुत ज्यादा गंदगी का क्या होगा, अंबार लग जाएगा। और होगा क्या इससे कि फिर उनके इफेक्ट में क्या होगा, वो धीरे धीरे सराउंड्स पे इफेक्ट करने लगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर लेंगे, पनपने लगेंगे, और क्या करेंगे, और सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, और इफेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, डिजीज वगैरह होगा। सो देखो, आप अपने सराउंड्स में रह रहे हो, उसके बेसिक फंक्शनैलिटीज को कर रहे हो, उसके थ्रू क्या हो रहा है, गंदगी हो रहा है ना। बहुत एक एबायोटिक फैक्टर्स भी है जो कि करता है, जैसे हवा आता है तो धूलकण भी आता है, सनलाइट आता है उसके थ्रू भी, सो बहुत एक सारा चीज है, ठीक है। सो इसी तरह से अगर हम बात करें सेल की, कि सेल भी क्या है, एक लिविंग मटेरियल है ना। अब ये लिविंग मटेरियल्स है तो बता चुके हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। तो सेल जो होता है बेसिकली, जब ये फंक्शंस करेगा, लाइक ह्यूमन बीइंग, हम लोग कुछ फंक्शनलिटी करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो सेल भी क्या करेगा, फंक्शंस करेगा, तो क्या होगा, वेस्टेज निकलेगा कुछ एक चीज, या फिर बाई प्रोडक्ट्स भी उसका निकलता है। सो अगर ये बाई प्रोडक्ट वेस्टेज जो है, इन चीजों को सेल से बाहर नहीं निकाला गया तो क्या करेंगे, वो इफेक्ट करेंगे कि नहीं सेल को, वो सेल को क्या करेंगे, जल्दी डैमेज करेंगे, है कि नहीं। और एक सेल डैमेज हुआ तो एक सेल से क्या होगा, दूसरा डैमेज होगा। सो इस तरह से क्या होगा, होल एक क्या होगा, टिश्यूज डैमेज होगा, टिश्यूज डैमेज होने से क्या होगा, ऑर्गन टोटल डैमेज होगा, ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, और ऑर्गन सिस्टम अगर हुआ डैमेज तो कौन डिफेक्टेड होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। उसका क्या होगा, लाइफ स्पैन या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। क्या होगा, बेसिकली अगर डैमेज हो रहा है तो क्या हो रहा है, लाइफ स्पैन घटेगा। सो देख लो कितना बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है हमारा सेल डैमेज एक्यूमुलेशन। जरूरी क्या है, सेल जो फंक्शनैलिटीज करता है उसके थ्रू जो एक्यूमुलेशन होता है वेस्टेज प्रोडक्ट्स, है ना, बाई प्रोडक्ट्स, उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। सो इस तरह से हम इस चीजों को भी सीखे। और साथ ही साथ रिपेयर ऑफ बॉडी डैमेज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बेसिकली हम ये चीज कह रहे हैं कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म कैसा है। समहाउ हम बात अगर कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं उसके मेटाबॉलिज्म की ही। सो उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर इंजर्ड हो जाता है किसी भी एक रीजन से, तो कितना जल्दी उस ऑर्गेनिज्म का वो जो डैमेज पार्ट है, वो इंजरीज है, जल्दी से क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। सो आप देख सकते हो, अगर जल्दी ठीक हुआ तो लाइफ स्पैन क्या होगा, अच्छा होगा। अगर ज्यादा दिन तक रहा तो क्या होगा, वो सेल को डैमेज करेगा, सेल से धीरे धीरे वैसे ही साइकिल्स होते गया, ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा, ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, उसका लाइफ स्पैन को घटाएगा। सो इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये जो फैक्टर्स है पांचों, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। समझ में आया। सो इस तरह से हम सीखे कि लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने वाला कौन कौन सा फैक्टर होता है। अब बात करते हैं हम कि ये जो एवरेज लाइफ स्पैन है आज के डेट में, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो ही ये बात बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे सर क्या आप बोल रहे हो, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो। हमने सुना था कि हमारे दादा जो थे, उनके थे वो क्या थे, 200 साल, 120 साल, 110 साल जिंदा थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुनेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब है उन सभी को कि अगर आपके दादा के दादा अगर 110 साल, 120 साल, 130 साल जिंदा थे या 200 साल जिंदा थे, हर एक के दादा के साथ ऐसा हुआ था क्या? नहीं, ऐसा हर एक के साथ नहीं हुआ था। ये होता क्या था, ये जो रेशियो था 10 में से सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 या 3 लोगों के साथ होता था, और रेस्ट ऑफ द क्या होता था, 7 to 8 लोग क्या होते थे, अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे। वो लाइफ स्पैन अच्छे से जी ही नहीं पाते थे अपना। वो क्या होता है, एक्सीडेंटली डेथ कर जाते थे। जैसा कोई एक पेंडेमिक सिचुएशन आएगा, उसमें डेथ हो जाता था। बात करेंगे हम अभी आगे। सो
सो देख सकते हैं आप लोग कि ये कितना बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है हमारा, ये चारों, जिसमें चारों में पहला जो हमारा क्या है, फूड है, दूसरा जो होता है जीन हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा जो होता है मेडिसिन, और क्या है, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशंस, और जो लास्ट वाला जो चौथा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के हमारे इस सिचुएशन पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये देख सकते हैं कि इसी के थ्रू आज हम लोग सेफ हैं। ठीक है, सो 1 बाय 1 हम लोग करके डिस्कस करेंगे। तो कहोगे कि सर हर एक लोगों के बात कर रहे थे कि हर एक लोग क्या जिंदा रहते थे? नहीं जिंदा रहते थे उतना लाइफ। 7-8 लोग क्या होते थे, अपने लाइफ स्पेन को कंप्लीट ही नहीं कर पाते थे, एक्सीडेंटली वो क्या हो जाता था, मर जाते थे सडन। ऐसा होता क्यों था? होता ये था कि कभी कभी क्या होता है, किसी एक गांव में क्या होता था, भूखमरी आता था। जब भूखमरी आता था तो क्या होता था, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, कोई पैदावार ही नहीं हो रहा, अगर बारिश हो रहा है तो खूब बारिश हो रहा है, अब उसके लिए कोई बेसिक आपके पास एम्यूनिटीज नहीं था जिसके थ्रू क्या करे, उससे आप बच पाए, ओवरकम कर पाए। तो क्या होता था, लोग उसके अभाव में, खाना पीना के अभाव में क्या होता था, बहुत सारे लोग मर जाते थे। अब बताओ, सारे लोग संपन्न होते हैं क्या? कुछ एक लोग जो गांव में संपन्न होते थे, अपना खाने पीने का साल भर का 2-3 साल का रखते थे, लेकिन और सारे लोग का क्या, पैदा करते थे, खाते थे, पैदा करना था, खाना था, क्योंकि उस टाइम जो प्रोडक्शन भी था बहुत ज्यादा नहीं था, है कि नहीं? सो अब अगर बात करें फूड की तो कहोगे सर फूड कैसे? आज देख लो, आज हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हर एक लोगों के बारे में, हर एक लोगों को ये चीज का इंफॉर्मेशन है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो आज के डेट में है, हर एक लोगों के पास क्या है, फूड मटेरियल्स है, खाने के लिए उनका चीज है, उनके पास रखा हुआ है, वो खाते हैं। मतलब ये नहीं कि डिफिशियंसी ऑफ फूड के थ्रू कोई मर नहीं रहा है, मतलब ये कि खाना बगैर खाए आज के डेट में कोई नहीं मर रहा है। गवर्नमेंट भी बहुत सारे एड्स वगैरह दिए हुए हैं, बहुत सारे मतलब माध्यम है जिसके थ्रू क्या है, लोगों को खाना पीना पहुंचा रही है। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं फूड के बारे में कि अगर कोई एक चीज, कोई एक पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स का कमी है तो आप उस चीजों को कंज्यूम कर सकते हो। साथ ही साथ आज का जो प्रोडक्शन है फूड का बहुत ज्यादा है कंपेयर टू पुराने जमाने में। पुराने जमाने में क्या होता है, पर हेक्टेयर क्या होता था, जो फूड का प्रोडक्शन होता बहुत कम होता था। आज का क्या है, इनॉर्मसली बहुत हाई हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया, पर हेक्टेयर हो गया कि नहीं? सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ सर समझ रहे हैं चीजों को, यस ऐसे ही होता है। ठीक है, कि फूड जो होता है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन को डिटरमाइन करने में, आज आप समझ सकते हैं। सो इस फूड के चलते क्या होता है, पहले भूखमरी आता था, महामारी आता था, लोग मर जाते थे, लेकिन आज कोई नहीं मरता है खाए बिना। ठीक है, सो सबके पास खाना है। सो ये आज समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है फूड। ठीक है, अगर अब बात करते हैं हम कि जीन हाइब्रिडाइजेशन की, ये इसी से रिलेटेड है। जीन हाइब्रिडाइजेशन को या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली हम लोगों ने जो काम किया, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को जो बनाया है, उससे होता क्या है, बेसिकली दो अलग अलग, एक ही स्पीसीज का दो अलग अलग वेराइटीज को लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एक ग्रो कर रहा है, एक काफी अच्छा पैदा कर रहा है, दोनों का अलग अलग रेसिस्टिविटी है, तो क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, और उसके थ्रू क्या करते हैं, सारा एक कैरेक्टर, दोनों का अच्छा कैरेक्टर एक नया प्लांट के थ्रू बना लेते हैं, एक नया प्लांट में डाल के। सो इसमें बेनिफिट क्या होता है, हमें एक प्लांट बनता है जो कि हर एक तरह से रेसिस्टिव भी होता है हर डिजीज से, साथ ही साथ क्या होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है। सोचो एक पर्टिकुलर हेक्टेयर में, एक हेक्टेयर में ही, पर हेक्टेयर में ही हम लोग क्या होता है, पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा हम लोग क्या होता है, अन्न को उगा लेते हैं, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। सो इस तरह क्या होता है, फूड अवेलेबिलिटी जो है ज्यादा हो पाता है। इससे क्या होता है, आज के डेट में हर एक लोगों को खाना पीना मिलता है। सो देखो, ये जो फूड का जो अवेलेबिलिटी है किसके थ्रू हो रहा है, जीन हाइब्रिडाइजेशन के चलते। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जीन हाइब्रिडाइजेशन का जो ये एप्लीकेशन है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा क्या किया, एग्रीकल्चर में अप्लाई किया। उससे क्या हुआ, दो अलग अलग वेराइटीज को हम लोगों ने मैच कराया, एक नया वेराइटीज बनाया। सो इस तरह से क्या हुआ, बहुत ही टाइप का, बहुत जो उनके अंदर डिफेक्ट्स था, वाइल्ड टाइप का जो प्रोडक्ट्स था, उसको हम लोगों ने धीरे धीरे हटाते चले गए और नया नया प्रोडक्ट बनाते चले गए, जिससे क्या हुआ, काफी अच्छा प्रोडक्शन है, सब लोगों को क्या होता है, उससे खाना पीना मिल रहा है आज के डेट में, है कि नहीं? सो आप समझ सकते हो कितना अच्छा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। यस, अब जब मेडिसिन की बात करें तो आप एक चीज बताओ कि हम लोग इस कोरोना के चलते हम लोग यहाँ पे हैं,
इस प्लेटफॉर्म को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आप सब लोग भी अडॉप्ट कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन। बेसिकली हम लोग तो फिजिकल क्लासेस वगैरह ही करते थे, आप लोग भी करते थे। तो ये ऑनलाइन जो जरूरत हुआ हमें पढ़ाने का क्यों हुआ, ये ड्यू टू किसके चलते, ये कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19, है कि नहीं। सो इसके थ्रू बेसिकली हुआ क्या कि इनको हम लोग ठीक करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास कोई परमानेंट मेडिसिन है क्या, नहीं है। अगर मेडिसिन नहीं है तो हम कैसे बच पा रहे हैं, कैसे बच पा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज ही है जो कि हमें यहाँ पे बचा के रखे हुए हैं। इसी नॉलेज के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू पता चल रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अगर कभी भी अगर बाहर से इनकेस बहुत जरूरी हुआ जा रहे हैं तो क्या करना है, अपने आप को सैनिटाइज करना है, क्वारंटाइन करना है। अगर आप कुछ एक लोगों के साथ अगर मिलजुल गए किसी एक रीजन के चलते, सो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है और जान रहे हैं। और ये सारा इंफॉर्मेशन क्या है, हमें कोविड-19 कोरोना से हमें बचा रहा है, समझ सकते हैं। सो इस तरह से हम समझे कि इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और भी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक चीज, अगर कोई एक प्रॉब्लम हुआ, परेशानी हुआ, उसके लिए आप क्या मेडिसिन लोगे, कैसे मेडिसिन लोगे, सो बहुत एक सारा चीज है। मेडिसिन के लिए इंफॉर्मेशन है, बहुत तरह का सोर्सेस अलग अलग हो सकता है। सो समझ सकते हैं। अब बात करें एक मेडिसिन की, थोड़ी बहुत बात करनी होगी। अब कहोगे, आप देखे होगे ये चीज कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ उसको डिफरेंट टाइप्स का इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, डीपीटी, बीसीजी और भी बहुत सारा हेपेटाइटिस वगैरह। ये देते क्यों है भाई, ये क्यों देते हैं, ये देते हैं हम ये जो करते हैं उसको जो वैक्सीनेशन कराते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो क्या कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं उसका हम लोग। और इस वैक्सीनेशन के थ्रू होता क्या है, इस वैक्सीनेशन के थ्रू क्या होता है, इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम लोग। इम्यून को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो उसका बेसिक इम्यूनाइजेशन है उसके अंदर क्या करते हैं, शील्ड डालते हैं, एक कवर डालते हैं, उसके अंदर एक सुरक्षा कवच डालते हैं, जिससे क्या हो कि जो संभावित होने वाला रोग है, प्रोबेबल जो होने वाला रोग है, वो क्या करे, अगर अटैक भी करे, है ना, तो क्या हो, वो बच्चा क्या है, झेल जाए, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट नहीं हो, है ना, और बहुत ही एक तरह का जो रोग है उससे बच पाए, है ना। सो समझ सकते हो कि कितना मेडिसिन कितना इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के डेट में हर एक चीजों के लिए क्या है, हम लोग आज कोविड के लिए भी, कोरोना-19 के लिए भी क्या कर रहे हैं, हम लोग मेडिसिन का वेट कर रहे हैं कि अगर मेडिसिन आ गया तो क्या होगा, फिर से हम लोग खुल के जी पाएंगे। हम लोग आज जैसे घर के अंदर बोल रहे हैं कि हम लोग ही बोल रहे हैं कि घर के अंदर आप लोग क्या करो, रहो, घर के अंदर पढ़ाई करो, लेकिन वही चीज कोरोना खत्म हो गया, कोविड-19 खत्म हो गया, तो फिर क्या कहेंगे कि क्लासेस रेगुलर करो, बोलते हैं। सो ये सारा चीज है, समझ गए। सो ये क्या परिस्थिति के हिसाब से हम लोग बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने, सीखे कि कैसे क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पैन को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर्स कौन कौन सा है। सो अब हम बात करेंगे मोर्टल एंड इमोर्टल ऑर्गेनिज्म की। ऑब्वियस है, एक चीज आप समझ लो, ये यूनिवर्सल डैम ट्रूथ है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हुआ है तो उसे मरना है। तो देखो, ये मोस्टली क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हम बात करें प्रोकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स की बात करें, हर एक को मरना होता है। लेकिन इसमें कुछ एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या होता है, बायोलॉजिकली कहा जाता है नहीं मरते हैं, कुछ एक जो होता है ऑर्गेनिजम्स कहते हैं बायोलॉजिकली मर जाते हैं। सो अगर बात करें मोर्टल ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये मोर्टल ऑर्गेनिज्म का एक्चुअली ये वर्ड हो गया, इसका मतलब हुआ मरने वाला जीव, ठीक है। सो मरने वाला जीव में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है। सो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जन्म लिया और कुछ एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेंड करने के बाद क्या हो गया, डेथ कर गया, तो वही क्या हुआ, मोर्टल ऑर्गेनिज्म हो गया। और वही क्या हुआ, कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, जन्म लिया, लेकिन बायोलॉजिकली किसी भी तरह से क्या हुआ, मरता नहीं है। जैसे हम ही लोग की बात करो, हम लोग जिंदा हुए, बचपन में पैदा हुए, पैदा होने के बाद क्या होता है, हम लोग, हमारे पास एक क्या बॉडी है, बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होते हैं, बड़ा होने के बाद क्या होता है, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा की तरफ चल जाते हैं, जिसको क्या होता है, सेनेसेंस फेज बोलते हैं, आगे हम समझाएंगे। सो इस तरह से हम लोग सेनेसेंस फेज में चले जाते हैं, और क्या होता है, सेनेसेंस फेज के बाद क्या होता है, डेथ कर जाते हैं, होता है कि नहीं। सो अब ये चीज हम हैं,
हम इस चीज़ों को जिंदा है, मर रहे हैं, तो ऐसे कैसे होंगे? मॉर्टल ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अब वही बात अगर हम करें कि इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म का, तो एक बार जो जन्म लिया और क्या किया, वो मर ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया? इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट डाई आफ्टर सम स्पेसिफिक लाइफ स्पैन एंड डेथ बायोलॉजिकली, देन दैट इज कॉल्ड मॉर्टल ऑर्गेनिज्म। सो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर हम बात करें इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म की, तो इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म के बारे में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म वंस ही विल बर्थ एंड नेवर डाई बायोलॉजिकली, देन क्या होता है, उसको हम लोग इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट डोंट डाई बायोलॉजिकली, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, मोनेरा किंगडम्स का जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो है, जो कि क्या होते हैं, मरते ही नहीं है। वो करते क्या है, अगर एक ये बैक्टीरिया अगर है सपोज, तो क्या करेंगे, ये डेथ नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अपने बॉडी को क्या करेंगे, कुछ एक जो रिप्रोडक्टिव वे होता है उसके थ्रू क्या करेंगे, अपने बॉडी को ही क्या कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो एक ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, दो ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये मर रहे हैं क्या, अपने ही बॉडी को क्या फ्रेगमेंट करके नया ग्रुप बन जा रहे हैं। सो इस तरह से हम लोग मॉर्टल और इमॉर्टल को समझें। सो अब हम बात करेंगे इसी में रिप्रोडक्शन की। यस, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सो रिप्रोडक्शन भी देखो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, री और प्रोडक्शन। देखो इधर री एक हुआ, दूसरा हुआ प्रोडक्शन। री का मतलब क्या होता है, अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है फिर से बनना, कोई भी चीज का प्रोडक्ट बनना। तो इसी को बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन, मतलब फिर से बार बार बनना। सो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इसके थ्रू जो लाइफ का जो कंटिन्यूटी होता है बना रहता है, और क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है, ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है और चाइल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से सम और लेस क्या होते हैं, एक दूसरे के जैसे मिलते जुलते हैं। तो कुछ इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग। देखो जो चाइल्ड होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेनी और ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकली। सो क्या करते हैं, so reproduction is a biological process in which it produces progeny or offspring which are more or less similar to its parent. So देखो, so itself और its parent की बात कर ले तो हो जाएगा। so इस तरह से हम लोग समझ गए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। और अब बात हम करेंगे रिप्रोडक्शन जो होता है, यही एक फैक्टर है, यही एक मेन सोर्स है जिसके थ्रू क्या होता है, लाइफ का कंटिन्यूटी बना हुआ है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन तीसरे जनरेशन। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके थ्रू हम हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे कितना ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू है। तो ये टाइप का जो साइकिल से बना हुआ है, ये चलते रहता है, और ये क्या है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही हो रहा है। सो इसी चीज़ों को हम समझें। अब अगर बात करें और कहें कि जो रिप्रोडक्शन है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो देखो रिप्रोडक्शन जो होता है डिपेंड्स ऑन क्या, साइज पे, फिजियोलॉजी पे, कॉम्प्लेक्सिटी एंड हैबिटेट पे। यस, अभी लाइफ स्पैन में थोड़ी देर तक हम बात किए थे हैबिटेट वगैरह की। देखो कितना बड़ा रिप्रोडक्शन को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो देखो अगर हम बात करते हैं साइज की, ऑब्वियस बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटा ऑर्गेनिज्म का। सो देखो इसमें अगर छोटा ऑर्गेनिज्म है, लाइक अगर एंट वगैरह की बात करें, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। वैसे अगर इंसेक्ट की बात करें तो उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत कम होता है। सो जो ये साइज भी होता है बहुत हद तक क्या होता है, हर जगह नहीं हालांकि, तो हद तक क्या होता है, ये जो होता है रिप्रोडक्शन को डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, कैसा रिप्रोडक्शन होगा, है ना। सो साथ ही साथ ये फिजियोलॉजी की बात करें, सो फिजियोलॉजी अलग अलग टाइप का फिजियोलॉजी होता है। अगर दो अलग अलग टाइप का फिजियोलॉजी वाले अगर जीव को क्या करें, रिप्रोड्यूस कराएंगे, तो क्या होगा, उनके थ्रू प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा। अब जैसे अगर बात करें अगर रिप्रोडक्शन कराने की, तो अगर हम बात करें अगर एलिफेंट की बात कर लें और हम अगर एंट की बात कर लें, तो पॉसिबल है क्या रिप्रोडक्शन करना, पर है ही नहीं। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो फिजियोलॉजी है,
फिजियोलॉजी है ये बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, कैसा रिप्रोडक्शन होगा। और साथ ही साथ अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं कि लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें या फिर हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं हम तो देखते हैं कि हर एक लोगों का जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है अलग अलग है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अलग अलग है ना। एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ एक को छोड़ के कि अगर कराएंगे तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर होगा तो किस टाइप का रिप्रोडक्शन होगा ये डिटरमाइन करना जरूरी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ हैबिटेट। अब देखो हैबिटेट कैसे डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर कोई एक्वेटिक प्लांट्स है, कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट है जमीन पर रहने वाला, दोनों का ही जो रिप्रोडक्शन होगा अलग अलग होगा, ठीक है। अब कुछ एक जो है बर्ड्स है ना, तो ये क्या है, बर्ड्स जो है हवा में उड़ते हैं, उनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलग है, उनका ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है अलग है। अब यहाँ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अलग है, उनका टाइप अलग है सर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है कितना फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और क्या क्या वो फैक्टर्स है कि नहीं। सो अब हम बात करेंगे इसी में कि रिप्रोडक्शन इज ऑफ, बेसिकली क्या हम बोले कि रिप्रोडक्शन जो होता है दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, इसमें जो पहला हमारा होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आइए हम लोग इस चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। तो देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिक जो हमारा डिफरेंसेस है उसको कुछ इस तरह से हम लोग समझते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इसके लिए बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है, बट एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ध्यान से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन मोस्टली क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमेट के क्या होगा, रिप्रोडक्शन का आगे का प्रोसेस ही नहीं होगा, गैमेट बनेगा तभी हो पाएगा। और जब गैमेट बनेगा तो क्या होगा, एम्फीमिक्सिस इन्वॉल्व होगा। एम्फीमिक्सिस इन सेंस दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की क्या हो रहा है, गैमेट आ रहा है, क्या होगा, दोनों मैच करना है, मैच करने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद फिर डेवलपमेंट करके क्या होगा, एट लास्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो हम ऐसे देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, एम्फीमिक्सिस मतलब मियोसिस होगा। ये एक टर्म है एम्फीमिक्सिस जिसके अंदर क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शनैलिटी होता है, जिसमें क्या होता है, एक पहला होता है मियोसिस, दूसरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। सो जो मियोसिस होता है वो क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। और किस टाइप का सेल डिवीजन करता है, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल को क्या करता है, ये डिवाइड करता है। और फर्टिलाइजेशन, जब ये डिवाइड होके अलग अलग हुआ तो क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, दो अलग अलग क्या होता है, गैमेट को क्या करेगा, एक साथ जब मिला तो इसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो क्या होता है, इसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें ये स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, चूंकि अलग अलग काम है, दोनों को क्या करना है, फ्यूज करना है, धीरे धीरे ये स्लो होते जाएगा। और साथ ही साथ इसके अंदर वेरिएशन मिलता है, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो दो अलग, तीसरा हुआ उसके अंदर कुछ एक वेरिएशंस मिलेगा। सो आइए हम लोग देखते हैं। सो अगर बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट का जरूरत होगा, तो जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये यूनिपेरेंटल कंडीशन है। सो अगर बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, इसको बाई पेरेंटल बोलते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अगर बात करें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, हम कह सकते हैं कि क्या होता है, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन, सॉरी, इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है और इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो कहेंगे एमिक्सिस जो है नहीं मिलता है, और इसके अंदर क्या होता है, एमिक्सिस मिलता है। एमिक्सिस मतलब क्या होता है, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन इसके अंदर मिलता है, ठीक है, मियोसिस प्लस फर्टिलाइजेशन में एम्फीमिक्सिस हो गया। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम कह देंगे कि क्या होगा, इसके अंदर वेरिएशंस नहीं मिलता है, क्योंकि गैमेट इसमें बन नहीं रहा है, क्या कर रहा है, इसमें
एक ऑर्गेनिज्म हुआ, ऑर्गेनिज्म क्या किया, अपने बॉडी को तोड़ लिया, 2 बन गया। सो बेसिक जो सोर्स है उसका तो वही है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। तो जब तीसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा तो दोनों का मिक्सचर बनेगा, तो क्या होता है, हर बार क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिला। और क्या होता है, साथ ही साथ अब 2 अलग अलग गैमेट है, अब इनका प्रोसेस होगा, होते होते एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो क्या होगा, ये स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, फास्ट प्रोसेस है। सो इस तरह से हम लोग सीखे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, है ना। अब सो देखिए, इस तरह से हम लोग समझे कि जो हमारा ये जो आज का लेक्चर है, लेक्चर 1, अब हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और आशा करते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा इस सेशन में। और हम इस चीज़ों को हर बार ट्राई करेंगे कि छोटा से छोटा सेशन को दिया जाए। तब तक आप लोग क्या कीजिए, घर पे रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और ठीक है, और किसी भी तरह का डाउट है तो जो भी एक मीडियम है आपके पास, उसके थ्रू हमें भेजिए। उस चीज़ों को, उस डाउट को हम हमेशा के लिए क्लियर करेंगे।